हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। उम्मीद है आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो देख लिया होगा, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखने आए होंगे। अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर पहले उसे देख लीजिए और फिर इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। चलिए बिना देरी के फटाफट चैप्टर को शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ये टॉपिक कंसिक्वेंसेज ऑफ डिस्टिंगरेशन। इसको हम लोग पढ़ेंगे विघटन की परिणतियाँ। इसको हम लोग पढ़ लेंगे एंड देन फिर कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में इस चैप्टर को ख़त्म कर दें। जानती हूँ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पहले वाला भी जो वीडियो था वो काफ़ी लंबा था, बट मैंने क्या हुआ ना कि 4-5 पार्ट कर देने बहुत ज़्यादा वो टाइप हो जाता है, तो मैंने सोचा इसको चलो 2 वीडियो में ही ख़त्म करने की कोशिश कर देंगे। तो अगर इस वीडियो में नहीं होगा थर्ड वीडियो बनाएंगे, नहीं तो इस वीडियो में ही कोशिश करेंगे इस चैप्टर को ख़त्म कर दें। तो इसीलिए बिना देर के फटाफट शुरू करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ अपने साथ बुक खोल के बैठिए, उससे आपको समझने में आसानी होगी। और अगर कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं कंसिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। The collapse of the Second World of the Soviet Union and the socialist systems in the Eastern Europe had profound consequences for the world politics. सोवियत संघ की दूसरी दुनिया और पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के पतन के परिणाम विश्व राजनीति के लिहाज से गंभीर रहे। Let us note here 3 broad kinds of enduring changes that resulted from it. Each of these had a number of effects that we cannot list here. इससे मोटे तौर पर 3 प्रकार के दूरगामी परिवर्तन हुए। हर परिवर्तन के बहुत सारे प्रभाव हुए। उन सभी प्रभावों को यहाँ सूचीबद्ध करना उचित नहीं होगा। Each of these had a number of effects that we cannot list here. First of all, it meant that the end of Cold War confrontations. अव्वल तो दूसरी दुनिया के पतन का एक परिणाम शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति में हुआ। The ideological dispute over whether the socialist system would beat the capitalist system was not an issue anymore. समाजवादी प्रणाली पूंजीवाद प्रणाली को पछाड़ पाएगी या नहीं, यह विचारधारात्मक विवाद अब कोई मुद्दा नहीं रहा। Since this dispute had engaged the military of two blocs, had triggered a massive arms race and accumulation of nuclear weapons, and had led to the existence of military blocs, the end of the confrontation demanded an end to this arms race and a possible new peace. शीत युद्ध के इस विवाद ने दोनों गुटों की सेनाओं को उलझाया था, हथियारों की तेज होड़ शुरू की थी, परमाणु हथियारों के संचय को बढ़ावा दिया था तथा विश्व को सैन्य गुटों में बांटा था। शीत युद्ध के समाप्त होने से हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई और एक नई शांति की संभावना का जन्म हुआ। Second, power relations in world politics changed and therefore the relative influence of ideas and institutions also changed. दूसरा यह कि विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए और इस कारण विचारों और संस्थाओं के अपेक्षिक प्रभाव में भी बदलाव आया। The end of the Cold War left open only 2 possibilities. Either the remaining superpower would dominate and create a unipolar system, or different countries or groups of countries could become more important players in the international system, thereby bringing in a multipolar system where no one power could dominate. शीत युद्ध के अंत के समय केवल 2 संभावनाएं थीं। या तो बची हुई महाशक्ति का दबदबा रहेगा और एक ध्रुवीय विश्व बनेगा, या फिर कई देश अथवा देशों के अलग अलग समूह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण मोहरे बनकर उभरेंगे और इस तरह बहुध्रुवीय विश्व बनेगा जहां किसी एक देश का बोलबाला नहीं होगा। As it turned out, the US became the sole superpower. हुआ यह कि अमेरिका अकेली महाशक्ति बन बैठा। Backed by the power and prestige of the US, the capitalist economy was now the dominant economic system internationally. अमेरिका की ताकत और प्रतिष्ठा भी की सब पाने से अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था है। Institutions like the World Bank and International Monetary Fund became powerful advisors to all these countries since they gave them loans for their transitions to capitalism. Politically, the notion of liberal democracy emerged as the best way to organize political life. विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं विभिन्न देशों की ताकतवर सलाहकार बन गई, क्योंकि इन देशों को पूंजीवाद की ओर कदम बढ़ाने के लिए इन संस्थाओं ने कर्ज दिया है। राजनीतिक रूप से उदारवादी लोकतंत्र राजनीतिक जीवन को सूत्रबद्ध करने की सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभरा है। Third, the end of the Soviet bloc meant the emergence of many new countries. तीसरी बात यह कि सोवियत खेमे के अंत का एक अर्थ था नए देशों का उदय। All these countries had their own independent aspirations and choices.
इन सभी देशों की स्वतंत्र पहचान और पसंद है. Some of them, especially the Baltic and East European states, wanted to join the European Union and became part of the North Atlantic Treaty Organization (NATO). इनमें से कुछ देश, खासकर बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश, यूरोपीय संघ से जुड़ना और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नेटो का हिस्सा बनना चाहते थे. The Central Asian countries wanted to take advantage of their geographical location and continue their close ties with Russia and also to establish ties with the West, the US, China and others. मध्य एशियाई देश अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाना चाहते थे. इन देशों ने रूस के साथ अपने मजबूत रिश्ते को जारी रखा और पश्चिमी देशों अमेरिका, चीन तथा अन्य देशों के साथ संबंध बनाए. Thus the international system saw many new players emerge, each with its own identity, interest and economic and political difficulties. It is to these issues that we now turn. इस तरह अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई नए खिलाड़ी सामने आए. हर एक के हित, पहचान और आर्थिक राजनीतिक समस्याएं अलग अलग थीं. आगे इन्हीं मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, यानी हम आगे इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे. चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर. शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रेगन्स, यानी कि साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी. The collapse of communism was followed in most of these countries by a painful process of transition from an authoritarian socialist system to a democratic capitalist system. साम्यवाद के पतन के बाद पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे. The model of transition in Russia, Central Asia and East Europe that was influenced by the World Bank and the IMF came to be known as shock therapy. रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया. विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी यानी कि आघात पहुंचाकर उपचार करना कहा गया. Shock therapy varied in intensity and speed amongst the former Second World countries, but its direction and features were quite similar. भूतपूर्व दूसरी दुनिया के देशों में शॉक थेरेपी की गति और गहनता अलग अलग रही, लेकिन इसकी दिशा और चरित्र बड़ी सीमा तक एक जैसे थे. Each of these countries was required to make a total shift to a capitalist economy, which meant rooting out completely any structures evolved during the Soviet period. हर देश को पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की ओर पूरी तरह मुड़ना था. इसका मतलब था कि सोवियत संघ के दौर की हर संरचना से पूरी तरह निजात पाना. Above all, it meant that private ownership was to be the dominant pattern of ownership of property. शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता थी कि मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा. इसके अंतर्गत राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे को तुरंत अपनाने की बात शामिल थी. Privatization of state assets and corporate ownership patterns were to be immediately brought in. Collective farms were to be replaced by private farming and capitalism in agriculture. This transition ruled out any alternate or third way other than state-controlled socialism or capitalism. सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदला गया और पूंजीवादी पद्धति से खेती शुरू हुई. इस संक्रमण में राज्य नियंत्रित समाजवाद या पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था या तीसरे रूप को मंजूर नहीं किया गया. यहाँ पे एक मैप है, इसको देख लीजिएगा. Shock therapy also involved a drastic change in the external orientation of these economies. शॉक थेरेपी ने इन अर्थव्यवस्थाओं के बाहरी व्यवस्थाओं के प्रति रुझान बुनियादी तौर पर बदल गए. Development was now envisaged through more trade, and thus a sudden and complete switch to free trade was considered essential. अब माना जाने लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करके ही विकास किया जा सकता है. The free trade regime and foreign direct investment (FDI) were to be the main engines of change. इसी कारण मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाना जरूरी माना गया. This also involved openness to foreign investment, financial opening up और deregulation and currency convertibility. पूंजीवाद व्यवस्था को अपनाने के लिए वित्तीय खुलापन, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता और मुक्त व्यापार की नीति महत्वपूर्ण मानी गई. Finally, the transition also involved a breakup of the existing trade alliances among the countries of the Soviet bloc. अंततः इस संक्रमण में सोवियत खेमे के देशों के बीच मौजूद व्यापारिक गठबंधनों को समाप्त कर दिया गया.
Each state from this block was now linked directly to the west and not to each other in the region. खेमे के प्रत्येक देश को एक दूसरे से जोड़ने की जगह सीधे पश्चिमी मुल्कों से जोड़ा गया. These states were thus to be gradually absorbed into the western economic system. इस तरह धीरे धीरे इन देशों को पश्चिमी अर्थतंत्र में समाहित किया गया. The western capitalist states now became the leaders and thus guided and controlled the development of the region through various agencies and organizations. पश्चिमी दुनिया के पूंजीवाद देश अब नेता की भूमिका निभाते हुए अपनी विभिन्न एजेंसी और संगठनों के सहारे इस खेमे के देशों को के विकास का मार्गदर्शन और नियंत्रण करेंगे. नेक्स्ट अभी हम टॉपिक पढ़ेंगे कंसिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी. उम्मीद है आप लोग को समझ आ रहा होगा, तो प्लीज़ 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 एक लाइक कर दीजिएगा बिकॉज अभी बहुत मेहनत लगता है. यानी कि शॉक थेरेपी की परिणाम. द शॉक थेरेपी एडमिनिस्टर्ड इन 1990s डिड नॉट लीड द पीपल इनटू द प्रॉमिस्ड यूटोपिया ऑफ मास कंज्यूम्पशन. 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी जनता को उपभोग के उस आनंद लोक तक नहीं ले गई जिसका उसने वादा किया था. जनरली इट ब्रॉट ruin टू द इकोनॉमीज एंड डिजास्टर अपॉन द पीपल ऑफ द एंटायर रीजन. अमूमन शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई और इस क्षेत्र की जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी. इन रसिया द लार्ज स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड एज अबाउट 90% ऑफ इट्स इंडस्ट्रीज वर पुट अप फॉर सेल टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज. रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा. लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को बेचा गया. Since the restructuring was carried out through market forces and not by government-directed industrial policies, it led to the virtual disappearance of entire industries. आर्थिक ढांचे का यह पुनर्निर्माण चूंकि सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीति के बजाय बाजार की ताकतें कर रही थी, इसीलिए यह कदम सभी उद्योगों को मटियामेट करने वाला साबित हुआ. This was called the largest garage sale in history as valuable industries were undervalued and sold at throwaway prices. इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है क्योंकि महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत कम से कम करके आंकी गई और उन्हें औने पौने दामों में बेच दिया गया. Though all citizens were given vouchers to participate in the sales, most citizens sold their vouchers in the black market because they needed the money. हालांकि इस महाबिक्री में भाग लेने के लिए सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए थे, लेकिन अधिकांश नागरिकों ने अपने अधिकार पत्र काला बाजारियों के हाथ में बेच दिए क्योंकि उन्हें धन की जरूरत थी. The value of the ruble, the Russian currency, declined dramatically. रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई. The rate of inflation was so high that people lost all their savings. मुद्रास्फीति इतनी ज़्यादा बढ़ी कि लोगों की जमा पूंजी जाती रही. The collective farm system disintegrated, leaving people without food security, and Russia started to import food. सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त हो चुकी थी और लोगों को अब खाद्यान्न की सुरक्षा मौजूद नहीं रही. रूस ने खाद्यान्न का आयात करना शुरू किया. The real GDP of Russia in 1999 was below what it was in 1989. The old trading structure broke down with no alternative in its place. सन 1999 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 1989 की तुलना में कहीं नीचे था. पुराना व्यापारिक ढांचा तो टूट चुका था, लेकिन इसकी जगह कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाई थी. The old system of social welfare was systematically destroyed. समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था को क्रम से नष्ट किया गया. The withdrawal of government subsidies pushed large sections of the people into poverty. सरकारी रियायतों के खात्मे के कारण ज़्यादातर लोग गरीबी में पड़ गए. The middle classes were pushed to the periphery of society and the academic and intellectual manpower disintegrated or migrated. मध्य वर्ग समाज के हाशिए पर आ गया और अकादमिक बौद्धिक कामों में जुड़े लोग या तो बिखर गए या बाहर चले गए. A mafia emerged in most of these countries and started controlling many economic activities. Privatization led to new disparities. कई देशों में एक माफिया वर्ग यानी जराइम पेशा लोग
उभरा और उसने अधिकतर आर्थिक गतिविधियों का अपने नियंत्रण में ले लिया। निजीकरण ने नई विषमताओं को जन्म दिया। पोस्ट सोवियत स्टेट्स स्पेशली रशिया वर डिवाइडेड between rich and poor regions. Unlike the earlier system, there was now great economic inequality between people. पूर्व सोवियत संघ में शामिल रहे गणराज्यों और खासकर रूस में अमीर और गरीब लोगों के बीच तीखा विभाजन हो गया। पहले ही व्यवस्था के विपरीत अब धनी और निर्धन लोग के बीच बहुत गहरी आर्थिक असमानता थी। The construction of democratic institutions was not given the same attention and priority as the demands of economic transformation. आर्थिक बदलाव को बड़ी प्राथमिकता दी गई और उस पर पर्याप्त धन भी दिया गया, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण का कार्य ऐसी प्राथमिकता के साथ नहीं हो सका। The constitutions of all these countries were drafted in a hurry and most including Russia had a strong executive president with the widest possible powers that rendered elected parliaments relatively weak. इन सभी देशों के संविधान हड़बड़ी में तैयार किए गए। रूस सहित अधिकांश देशों में राष्ट्रपति को कार्यपालिका प्रमुख बनाया गया और उसके हाथ में लगभग हर संभव शक्ति थमा दी गई। In Central Asia, the presidents had great power and several of them became very authoritarian. For example, the presidents of Turkmenistan and Uzbekistan appointed themselves to power first for 10 years and then extended it for another 10 years. They allowed no dissent or opposition. फलस्वरूप संसद अपेक्षाकृत कमजोर संस्था रह गई। मध्य एशिया के देशों में राष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्तियां प्राप्त थी और इनमें से कुछ सत्तावादी हो गए। मिसाल के तौर पर तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने पहले 10 वर्षों के लिए अपने को इस पद पर बहाल किया और इसके बाद समय सीमा को अगले 10 सालों के लिए बढ़ा दिया। इन राष्ट्रपतियों ने अपने फैसलों से असहमति या विरोध की अनुमति नहीं दी। A judicial culture and independence of the judiciary was yet to be established in most of these countries. अधिकतर देशों में न्यायिक संस्कृति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को स्थापित करने का काम अभी करना बाकी था। Most of these economies, especially Russia, started reviving in 2010 years after their independence. रूस सहित अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था ने सन 2000 में यानी अपनी आज़ादी के 10 साल बाद खड़ा होना शुरू किया। The reason for the revival for most of their economies was the export of natural resources like oil, natural gas and minerals. इन अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवन का कारण था खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और धातु जैसे प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात। अज़रबैजान, कजाकिस्तान, रसिया, Turkmenistan and Uzbekistan are major oil and gas producers. Other countries have gained because of the oil pipelines that cross their territories for which they get rent. Some amount of manufacturing has restarted. रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अज़रबैजान तेल और गैस के बड़े उत्पादक देश हैं। बाकी देशों को अपने क्षेत्र से तेल की पाइपलाइन गुजरने के कारण फ़ायदा हुआ। इस एवज में इन्हें किराया मिलता है। एक हद तक विनिर्माण का काम भी फिर शुरू हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ लेते हैं टेंशन्स एंड कन्फ्लिक्ट्स यानी कि संघर्ष और तनाव। मोस्ट ऑफ द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स आर प्रोन टू कन्फ्लिक्ट्स एंड मेनी हैव हैड सिविल वॉर्स एंड इंसर्जेंसीज। पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र हैं। अनेक गणराज्यों ने गृह युद्ध और बगावत को झेला है। कॉम्प्लिकेटिंग द पिक्चर इज द ग्रोइंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ आउटसाइड पावर्स। इसके साथ साथ इन देशों में बाहरी ताकतों की दखल भी बढ़ी है। इससे स्थिति और भी जटिल हुई है। In Russia, two republics, Chechnya and Dagestan, have had violent secessionist movements. Moscow's method of dealing with the Chechen rebels and indiscriminate military bombings have led to many human rights violations but failed to deter the aspirations for independence. रूस के दो गणराज्यों चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। मॉस्को ने चेचन विद्रोहियों से निपटने के जो तरीके अपनाए और जिस गैर जिम्मेदार तरीके से सैन्य बमबारी की उसमें मानवाधिकार का व्यापक उल्लंघन हुआ, लेकिन इससे आज़ादी की आवाज़ दबाई नहीं जा सकी। In Central Asia, Tajikistan witnessed a civil war that went on for 10 years till 2001. मध्य एशिया में तजिकिस्तान 10 वर्षों यानी 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। द रीजन एज अ होल हैज़ मेनी सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट्स। इस पूरे क्षेत्र में कई सांप्रदायिक संघर्ष चल रहे हैं। इन अज़रबैजान प्रोविंस ऑफ
Nagorno-Karabakh, some local Armenians want to secede and join Armenia. अजरबैजान का एक प्रांत नगरनो काराबाख है। यहाँ के कुछ स्थानीय अर्मेनियाई अलग होकर अर्मेनिया से मिलना चाहते हैं। In Georgia, the demand for independence has come from two provinces, resulting in a civil war. जॉर्जिया में दो प्रांत स्वतंत्रता चाहते हैं और गृह युद्ध लड़ रहे हैं। There are movements against the existing regimes in Ukraine, Kyrgyzstan and Georgia. यूक्रेन, किर्गिस्तान तथा जॉर्जिया में मौजूदा शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चल रहे हैं। Countries and provinces are fighting over river waters. Sorry for the inconvenience. वो स्क्रीन रोटेट हो गया था। कई देश और प्रांत नदी जल के सवाल पर आपस में भिड़े हुए हैं। All this has led to instability, making life difficult for ordinary citizens. इन सारी बातों की वजह से अस्थिरता का माहौल है और आम नागरिक का जीवन दुभर है। इस चैप्टर को ख़त्म कर ही देते हैं इस वीडियो में। मानती हूँ बहुत लंबा हो गया, बट ख़त्म कर देते हैं। The Central Asian republics are areas with vast hydrocarbon resources which have brought them economic benefit. मध्य एशियाई गणराज्यों में हाइड्रोकार्बनिक पेट्रोलियम संसाधनों का विशाल भंडार है। इससे इन गणराज्यों को आर्थिक लाभ हुआ है। Central Asia has also become a zone of competition between outside powers and oil companies. लेकिन इसी कारण से यह क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बन चला है। The region is next to Russia, China, Afghanistan and Pakistan, and close to West Asia. After 11 September 2001, the US wanted military bases in the region and paid the governments of all Central Asian states to hire bases and to allow airplanes to fly over their territory during the wars in Afghanistan and Iraq. यह क्षेत्र रूस, चीन और अफगानिस्तान से सटा है तथा पश्चिम एशिया से नज़दीक है। 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद अमेरिका इस क्षेत्र में सैनिक ठिकाना बनाना चाहता था। उसने किराए पर ठिकाने हासिल करने के लिए मध्य एशिया के सभी राज्यों को भुगतान किया और अफगानिस्तान तथा इराक में युद्ध के दौरान इन क्षेत्रों से अपने विमानों को उड़ाने की अनुमति ली। However, Russia perceives these states as its near abroad and believes that they should be under Russian influence. China had interest here because of the oil resources, and the Chinese have begun to settle around the borders and conduct trade. रूस इन राज्यों को अपना निकटवर्ती विदेश मानता है और उसका मानना है कि इन राज्यों को रूस के प्रभाव में रहना चाहिए। खनिज तेल जैसे संसाधन की मौजूदगी के कारण चीन के हित भी इस क्षेत्र से जुड़े हैं और चीनियों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में आकर व्यापार करना शुरू कर दिया है। इन ईस्टर्न यूरोप, अभी ये क्या है, जो स्लोवाकिया स्प्लिट पीसफुली इनटू टू विद द, इसको हम क्या पढ़ेंगे यार, कैसा कैसा वर्ड दे ले रहा है, मतलब पढ़ना मुश्किल करके रखा है सब। चेक पढ़ेंगे। चेक्स एंड द स्लोवाक्स फॉर्मिंग इंडिपेंडेंट कंट्रीज। पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्वक दो भागों में बट गया। चेक तथा स्लोवाकिया नाम के दो देश बने। बट द मोस्ट सीवियर कॉन्फ्लिक्ट टुक प्लेस इन द बाल्कन रिपब्लिक्स ऑफ यूगोस्लाविया। लेकिन सबसे गहन संघर्ष बाल्कन क्षेत्र के गणराज्य यूगोस्लाविया में हुआ। After 1991, it broke apart with several provinces like Croatia, Slovenia, and Bosnia and Herzegovina declaring independence. Ethnic Serbs opposed this, and a massacre of non-Serb Bosnians followed. The NATO intervention and the bombing of Yugoslavia followed the inter-ethnic civil war. सन 1991 के बाद यूगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया और इसमें शामिल बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यहाँ नाटो को हस्तक्षेप करना पड़ा। यूगोस्लाविया पर बमबारी हुई और जातीय संघर्ष ने गृह युद्ध का रूप लिया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, यानी कि पूर्व साम्यवादी देश और भारत। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं।
इंडिया हैड मेंटेन गुड रिलेशंस विद ऑल द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। भारत ने साम्यवादी रह चुके सभी देशों के साथ अच्छे संबंध कायम किए हैं। बट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशंस आर स्टिल दोज बिटवीन रसिया एंड इंडिया। लेकिन भारत के संबंध रूस के साथ सबसे ज़्यादा गहरे हैं। इंडियाज रिलेशंस विद रसिया आर एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू भारत का रूस के साथ संबंध है। इंडो रशियन रिलेशंस आर मैं छोड़ रही हूँ कुछ। ऑर्डर embedded in a history of trust and common interest and are matched by popular perceptions। भारत की विदेश नीति, ये तो मैंने बता ही दिया आप लोग को। भारत रूस संबंधों का इतिहास आपसी विश्वास और साझे हितों का इतिहास है। इंडियन हीरोज फ्रॉम राज कपूर टू अमिताभ बच्चन आर हाउस होल्ड नेम्स इन रसिया एंड मेनी पोस्ट सोवियत कंट्रीज। वन कैन हियर हिंदी फिल्म सॉन्ग्स ऑल ओवर द रीजन एंड इंडिया इज पार्ट ऑफ द पॉपुलर मेमोरी। भारत रूस के आपसी संबंध इन देशों की जनता की अपेक्षाओं से मेल खाते हैं। भारतीय हिंदी फिल्मों के नायकों में राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक रूस और पूर्व सोवियत संघों के बाकी गणराज्यों में घर घर जाने जाते हैं। आप इस क्षेत्र में हिंदी फिल्मी गीत बजते सुन सकते हैं और भारत यहाँ के जनमानस का एक अंग है। रसिया एंड इंडिया शेयर अ विजन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। What they mean by a multipolar world order is the coexistence of several powers in the international system, collective security in which an attack on any country is regarded as a threat to all countries and requires a collective response, greater regionalism, negotiated settlements of international conflicts, and independent foreign policy for all countries and decision making through bodies like the UN that should be strengthened, democratized and empowered। बाप रे कितना लंबा था। बहुध्रुवीय विश्व से इन दोनों देशों का आशय यह है कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई शक्तियां मौजूद हों, सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो, यानी किसी भी देश पर हमला हो तो सभी देश उसे अपने लिए खतरा माने और साथ मिलकर कार्यवाही करें। क्षेत्रीयताओं को ज़्यादा जगह मिले, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत के द्वारा हो, हर देश की स्वतंत्र विदेश नीति हो और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं द्वारा फैसले किए जाएं तथा इन संस्थाओं को मजबूत लोकतांत्रिक और शक्ति संपन्न बनाया जाए। More than 80 bilateral agreements have been signed between India and Russia as a part of Indo-Russian Strategic Agreement of 2001। 2001 के भारत रूस सामरिक समझौते के अंग के रूप में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए हैं। India stands to benefit from its relationship with Russia on issues like Kashmir, energy supplies, sharing information on international terrorism, एक्सेस टू सेंट्रल एशिया एंड बैलेंसिंग इट्स रिलेशंस विथ चाइना। भारत को रूस के साथ अपने संबंधों के कारण कश्मीर, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान, पश्चिम एशिया में पहुंच बनाने तथा चीन के साथ अपने संबंधों में संतुलन लाने जैसे मसलों में फायदे हुए हैं। रसिया स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप बिकॉज इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट फॉर रसिया। रूस को इस संबंध से सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। द इंडियन मिलिट्री गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स हार्डवेयर फ्रॉम रसिया। भारतीय सेना को अधिकांश सैनिक साजो सामान रूस से प्राप्त होते हैं। रसिया इज इम्पॉर्टेंट टू इंडिया एंड हैज रिपीटेडली कम टू द असिस्टेंस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इट्स ऑयल क्राइसिस। इंडिया इज सीकिंग टू इंक्रीज इट्स एनर्जी इम्पोर्ट्स फ्रॉम रसिया एंड द रिपब्लिक्स ऑफ कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। भारतीय सेना, चूंकि भारत तेल के आयातक देशों में से एक है, इसलिए भी भारत की रूस के लिए महत्वपूर्ण है। उसने तेल के संकट की घड़ी में हमेशा भारत की मदद की। भारत रूस से अपना ऊर्जा आयात को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी कोशिश कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ भी चल रही है। Cooperation with these republics includes partnership and investment in oil fields. Russia is important for India's nuclear energy plants and assisted India's space industry by giving, for example, the cryogenic rocket when India needed it. इन गणराज्यों के साथ सहयोग के अंतर्गत तेल वाले इलाकों में साझेदारी और निवेश करना भी शामिल है। रूस भारत की परमाणु योजना के लिए भी महत्वपूर्ण है। रूस ने भारत के अंतरिक्ष उद्योग में भी जरूरत के वक्त क्रायोजेनिक रॉकेट देकर मदद की। रसिया एंड इंडिया हैव कोलैबोरेटेड ऑन वेरियस साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स। भारत और रूस विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं में साझेदार हैं। सो फ्रेंड्स, अब खत्म होता है ये चैप्टर।
सो उम्मीद है आप लोग को समझ आया होगा। और प्लीज़ बहुत मेहनत की है मैंने, अभी मेरा खैर गला ख़राब हो चुका है तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लेट से आए, तो प्लीज़ 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 एक लाइक तो बनता है यार, एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कोई डाउट होगा तब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कितना बार बोलूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।